अच्छी नौकरी में से सबसे अच्छा और ड्रीम जॉब आईएएस और आईपीएस को माना जाता है, जिसके लिए यूपीएससी नाम की एक संस्था है जो केंद्र स्तर पर सबकी नियुक्ति करती है और जिसमें कि आपको पता है कि लगभग 99% बच्चे फेल ही हो जाते हैं। सक्सेस रेट जो है मात्र 0.1 से 0.2% के बीच में है। तो सेम इसी तरह हर राज्यों में राज्य स्तरीय भी राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जिसको स्टेट पीसीएस कहा जाता है। उसके द्वारा भी सेम तरह की वैकेंसी की जाती है, लेकिन वह राज्य स्तर पर होता है। और आपको यह एक जानकारी दे दूं कि आप राज्य स्तर के परीक्षा पास करके भी आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, लेकिन उसका कंडीशन है। तो आगे क्या कंडीशन है, हम चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो है हम लोग थोड़ी से बीपीएससी के बारे में भी जान लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि बीपीएससी में किस तरह के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है, साथ ही साथ में उसकी योग्यता क्या होती है। फिर आरक्षण के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा आयु सीमा के बारे में बात करेंगे। लगभग कुछ लोगों को पता है, लेकिन फिर से आप थोड़ा सा रिवीजन कर लें, थोड़ा सा अलग वे में, यानी कि जो आप जानते हैं थोड़ा सा कुछ हिडन चीज़ों को जो है मैं यहाँ रखूँगा। और साथ ही कितना कंपटीशन है यह भी आप देखिए, क्योंकि कई लोग स्टूडेंट तो एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं या फिर करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि किस किस तरह के स्टूडेंट के साथ में उनका सामना होता है और एग्ज़ाम देने के लिए कितनी तैयारी की ज़रूरत होती है। तो आपको मैं अभी बताऊंगा कि कितने सारे कंपटीशन फिल्टर आपके सामने आते हैं और उनसे आपको आगे निकलना होता है, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले बीपीएससी के थोड़ा सा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपको जानना चाहिए। अगर नहीं जाना है, कभी कभी क्या होता है कि हम उसका परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमें उसके बारे में ही नहीं पता। उसके बारे में आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, उसके बारे में पीटी में भी पूछा गया था एक बार बीपीएससी के बारे में। तो थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पर हम करना चाहेंगे। तो बीपीएससी की शुरुआत से पहले हम जानते हैं कि कंपटीशन की शुरुआत कब होती है। तो 1853 में कंपटीशन की स्टार्ट होती है। फिर 1923 में जाके एक ली कमीशन का गठन होता है, जिसके द्वारा यूपीएससी का गठन किया जाता है। अब देखिए, क्योंकि जब भी कोई एग्ज़ाम पूछता है कि यूपीएससी का गठन किस कमीशन के द्वारा सिफारिश पर हुआ है, तो हम ली कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो 1923 में जो ली कमीशन बैठा था, 1924 में उन्होंने रिपोर्ट दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि 40% जो है हम ब्रिटिश से लाएंगे, इंग्लैंड से लाएंगे, फिर 40% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे। यही 40% का रिक्वायरमेंट जो फिलिंग स्टार्ट हुआ था, यहाँ से फिर हमारे इंडिया में सिविल सर्विस की शुरुआत हुई। और 40% जिसमें कि हमारे सुभाष चंद्र बोस है जिन्होंने छोड़ दिया, सचिदानंद सिन्हा थे जिन्होंने भी पास किया था लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर आगे जो 20% उन्होंने लिया था, 20% जो लिया था प्रोविंशियल स्टेट से लिया था, जो कि मतलब कि ब्रिटिश शासित राज्य थे, जो ब्रिटिश ने घेराबंदी की नीति अपनाई थी, बहुत सारे 3-4 तरह की नीति अपनाई थी। उसमें से जो उनके प्रोविंशियल स्टेट थे, उसमें से उन्होंने प्रमोशन बेस पे 20% को उसने रखा था। यानी 100% के जो सिविल सर्विस बनते थे उसमें से 40 ब्रिटेन, 40 इंडियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 20% से जो प्रमोशन होके आते थे। अब इसी प्रमोशन का देखिए यहाँ पर क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आईएएस बन सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा भी जो पास होते हैं उसमें भी अभी भी इसका प्रावधान है कि 15% जो कैंडिडेट होंगे वह 15 वर्ष की जब उनकी सीनियरिटी हो जाएगी तब वह आईएएस में बदलेंगे। यानी कि आपके पास एक मौका है कि यूपीएससी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं फिर भी आप स्टेट पीसीएस के द्वारा भी आप आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। तो देखिए, पहला पीएससी जो बनाया गया था, गठन किया गया है, पब्लिक सर्विस कमीशन शेर बारकर के द्वारा किया गया था 1 अक्टूबर 1926 में। ठीक है। फिर फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1935 के सेक्शन 261 में इसको एक तरह से
फिर से लाया गया। अब देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस का गठन जो होता है 1 अप्रैल 1949 में हो रहा है, और उसके बाद जब भारत गणतंत्र होता है 26 जनवरी 1950 में, तब संविधान में आर्टिकल 315 से 323 में पूरी यूपीएससी और ये साथ ही साथ में जो पीएससी है, जो सारे स्टेट्स की अलग अलग पीएससी है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और बीपीएससी थोड़ा सा रूल कंडीशन में थोड़ा सा लेट हो गई थी। पहले जो थी यूपीएससी का जो कंडीशंस था उसको फॉलो कर रही थी, लेकिन जब 1960 में उन्होंने अपना कंडीशन, रूल और कंडीशन को लाया। अभी तक आपने हिस्टोरिकल जो बीपीएससी की थी वो हमने चर्चा कर लिया है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं 69th का एक एग्जाम्पल लेते हैं नोटिफिकेशन का, और थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको शॉर्टकट में आपको बताते हैं कि क्या क्या यहाँ पर है। देखिए, यहाँ का मैंने बोला था किस पोस्ट पर बहाली होती है, तो देखिए यहाँ पर बहुत तरह तरह के पोस्ट है जिसको हम जानते हैं रिजल्ट 67 के द्वारा हम लोग जानते हैं। देखिए, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में यहाँ पर भर्ती होती है, फिर उसके साथ साथ में जिसके द्वारा एसडीएम बनते हैं। फिर यहाँ पर बिहार पुलिस सर्विस है जिसके द्वारा यहाँ पर डीएसपी पोस्ट रहता है। फिर यहाँ स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर की बहाली होती है। फिर जेल सुपरिटेंडेंट, सब इलेक्शन ऑफिसर, फिर बिहार एजुकेशन सर्विसेज, फिर जाकर एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंट, सब रजिस्ट्रार, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, लेबर सुपरिटेंडेंट, प्रोबेशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट डायरेक्टर। इस तरह से इतने सारे ऑफिसर के कैटेगरी के साथ साथ में वीडियो सीईओ को जो आप देखते हैं उसकी भी बहाली इनके द्वारा ही की जाती है। उसके साथ साथ में 69 से कंबाइंड कर दिया गया है किसको, फिर यहाँ पर जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ की जो वैकेंसी होती थी उसको भी इसमें शामिल एक ही साथ कर लिया गया। पहले थोड़ा अलग से निकलता था लेकिन अब साथ में स्टार्ट हो गया। फिर उन्होंने नया पोस्ट एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में लाया। फिर उसके साथ ही साथ में अभी टेक्निकल भी, डीएसपी टेक्निकल भी उन्होंने लाया। पुलिस डिपार्टमेंट में जो टेक्निकल जो उन्होंने लाया है, आईटी सेल टाइप का बना के लाया है। इस तरह के बहुत सारे वैकेंसी, उसके साथ साथ में जो उसका टोटल वैकेंसी रहता है उसमें से लगभग हर बार बढ़ाया जाता है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन आता है तब तक पूरी लिस्ट वैकेंसी की नहीं आती है, तो लगभग बढ़ते ही रहता है। फिर देखिए, शैक्षणिक योग्यता के बारे में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो भी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें से सिंपल बीए चाहिए आपको, कोई एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बनना चाहते हैं तो आप सिंपल तो बीए आपका है ही। जो आप ऑप्शनल चुनेंगे उसमें मात्र 4 में से ही ऑप्शनल चुन सकते हैं। अभी मैं आपको परीक्षा का पैटर्न भी बताऊंगा जिसमें कि ऑप्शनल को अभी हटा दिया गया है। उसमें से सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाना है, यानी कि 30 नंबर लाना है ओनली फॉर पास के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो पहला वाले है संयुक्त प्राथमिक यानी कि जो ओवरऑल परीक्षा होती है उसमें से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल आते हैं जो भी वैकल्पिक विषय के लिए। लेकिन जो बाल विकास पदाधिकारी सीडीपीओ के लिए जो है इसमें से 4 में ही आपको ऑप्शनल लेना पड़ेगा। फिर फाइनेंस में देखिए, फाइनेंस में क्या है कि आपको कम से कम बीए नहीं बीकॉम होना चाहिए, या फिर बीए ऑनर्स यानी इकोनॉमिक्स से होना चाहिए, तभी जो है आप इसको भर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी टेक्निकल बनना चाहते हैं, आईटी एरिया में बनना चाहते हैं, तो आपको कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर टेक्निकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से यानी जिसको आईटी बोला जाता है उसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए। यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग है तो आप जो है इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी स्पेशल इंजीनियरिंग का ये पोस्ट आप मान सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं आरक्षण की बात करते हैं। तो देखिए, आरक्षण में मैं यह कहना चाहता हूँ, एक अलग से आपको मैं एक व्यू देना चाहता हूँ कि जो भी आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, जिनको आरक्षण मिलना है, तो प्लीज़ जो अपना तैयारी जो है आरक्षण को देखकर नहीं करें। आरक्षण को देखकर करने का मतलब है कि आप सोचेंगे कि मेरा तो 30% आरक्षण है तो मैं क्या सिलेबस को 30% कम करके पढ़ूंगा। इससे क्या होगा, सीधा आप फेल हो जाएंगे, यानी आप पीटी नहीं निकाल पाएंगे, आप आगे तो जा ही नहीं सकते। तो जो भी आरक्षण वाले हैं, जिनको भी आरक्षण मिला, चाहे वो SC ST हो, चाहे डिसेबल्ड हो, चाहे वो लेडीज़ हो,
उनको अपना माइंडसेट जनरल की तरह बना के रखना चाहिए कि आप जनरल कैंडिडेट्स के साथ में मुकाबला कर रहे हैं और जनरल कैटेगरी का जनरल सब कुछ पढ़ना है। ये नहीं कि जो भी कैटेगरी वाले हैं वो आप कम करके सिलेबस पढ़ें, इससे तो आप पीटी ही पास नहीं हो पाएंगे, आगे तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए ये माइंडसेट कभी मत रखिएगा कि मेरा आरक्षण है तो मुझे कम नंबर में ही काम चल जाएगा। हाँ, आपके पास आरक्षण है तो एडिशनल आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आपकी तैयारी पर असर हो जाएगा अगर आप आरक्षण को ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे तो। फिर देखिए उसके साथ साथ में हम लोग अभी देखते हैं उम्र सीमा। उम्र सीमा की बात करते हैं तो आपको बहुत ही लंबा टाइम मिलता है आपको, यानी 20 या 21 वर्ष से इसकी शुरुआत होती है, या 32 साल तो समझिए यूपीएससी में, यहाँ 37 वर्ष तक आपको मौका मिलता है, वो भी जनरल कैंडिडेट को। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर आप ओबीसी के हैं तो आप समझ लीजिए कि और आपका बढ़ जाएगा, यानी कि 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप एससी एसटी हैं तो 42 वर्ष हो जाएगा। फिर आप उसी तरह से डिसेबल हैं तो फिर आपका बढ़ेगा। फिर साथ ही साथ में आप सरकारी नौकरी में हैं, पहले से बिहार सरकार में हैं, फिर आपको उसमें भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी कि 37 + 5 मान लीजिए कि आपका 42 वर्ष तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और है, एक सर्विसमैन के लिए भी थोड़ी सी एक अलग कंडीशन है। उनका क्या है, एक सर्विसमैन में पूरी जो सर्विस है आपकी, जितना सर्विस आपने किया है वो पूरी सर्विस आपकी माइनस हो जाएगी। यानी अगर आपने 21 वर्ष में ज्वाइन किया था कोई डिफेंस फोर्सेस और आप 40 वर्ष में रिटायर हो रहे हैं, तो आप 21 से लेकर 40 तक, मान लीजिए 20 वर्ष हो रहा है, तो आपकी पूरी 20 वर्ष जो है माइनस हो जाएगी और आप कहलाएंगे सिर्फ 21 वर्ष का ही। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन उसमें है दोस्तों कि आपका जो ओरिजिनल एज होना चाहिए वो 53 वर्ष के ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी 53 वर्ष तक आपका ओरिजिनल एज है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर कुछ शारीरिक क्षमता की ज़रूरत पड़ती है, कब? जब आप पुलिस सेवा में जाते हैं, जब आप अग्निशमन पदाधिकारी बनने जाते हैं, जब आप जिला समादेष्टा यानी कि जेल अधिकारी बनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उसमें ये वर्दी वाली चीज़ है तो थोड़ा उसमें हाइट एंड चाहिए। फिर उसके साथ साथ में आगे हम लोग देखते हैं कि परीक्षा की संरचना किस तरह की है। तो परीक्षा में तो आप जानते हैं पीटी है, मेंस है और इंटरव्यू है। इसका थोड़ा सा अलग अलग चर्चा यहाँ करते हैं, क्योंकि इसका जो डिटेल चर्चा है, डिटेल जो डिस्कशन है, पीटी का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, मेंस का क्या होना चाहिए, इंटरव्यू का क्या होना चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। लगे रहिए आप हमारे साथ में। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी जानकारी को बढ़ाते रहिए। पीटी में थोड़ा सा एक ओवरलुकिंग देख लेते हैं। पीटी जो होगा 150 मार्क्स का होता है, 150 नंबर रहेंगे इसके। नेगेटिव आपको कब मिलेगा? जब आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो -1/3 हो जाएगा आपका। जब से नेगेटिव हो गया है तब से जो है बहुत सारे लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो हैं जो पीटी पास नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं पीटी थोड़ा सा एक लंबा विषय हो जाता है, इसलिए मैं लंबा विषय को एक अलग से वीडियो में कवर करूँगा पीटी के लिए। अभी थोड़ा सा आप देख लीजिए कि क्या क्या इसमें चाहिए, ज़रूरी है। जो लोग नए हैं या फिर जो अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे के लिए भी देख सकते हैं। अब पीटी का यहाँ सिलेबस है। सिलेबस तो अपडेट अभी नहीं हुआ है, सेम सिलेबस चल रहा है। हाँ, थोड़ी सी मेंस का पैटर्न जो चेंज किया गया, यहाँ पर ऑप्शनल को हटा दिया गया। ऑप्शनल में नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे? यानी कि नंबर नहीं जुटने वाला है आपका मेरिट लिस्ट में। ऑप्शनल विषय तो रहेंगे ही, उसमें सिर्फ आपको पास करना होगा। जिस तरह से आपको हिंदी में पास करना पड़ता है 100 में से 30% नंबर लाने के बाद, उसी तरह से आपको ऑप्शनल में भी 30% नंबर लाइए, पास हो जाइए। इसमें आपका मेरिट लिस्ट के लिए इसकी गणना नहीं की जाएगी इसके मार्क्स को। फिर साथ में देखते हैं कि यहाँ पर GS1 और GS2 और साथ ही साथ में एक निबंध का पेपर, यानी कि जो 900 नंबर है, साथ ही साथ में ये मेंस में हो गया। फिर इंटरव्यू का अगर नंबर हम मिला लेते हैं तो 120 मार्क्स इंटरव्यू के रहेंगे, यानी कि 1020 ये टोटल नंबर रहेगा।
इस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। ठीक है, इसमें से एक एक्सेप्शनल है दोस्तों, यानी कि आप बात कर लीजिए जो डीएसपी आईटी हैं, जो डीएसपी आईटी में फॉर्म भरेंगे उनके लिए 300 नंबर और बढ़ जाएगा। यानी कि जो मेरिट लिस्ट उसमें तैयार होगा उसमें से जो ऑप्शनल विषय हैं, जो वैकल्पिक विषय लेंगे उनके आधार पर भी होगा। यानी कि कुल 1320 नंबर का यहाँ पर इसके बेस पर आपकी जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। फिर अभी तक हमने यह चीज़ें तो देख लिया यूपीएससी बीपीएससी के बारे में, लेकिन अभी हम देखते हैं कि आपकी जो कंपटीशन है, आपका कंपटीशन किन किन लोगों के साथ में पड़ेगा। यानी कितने तरह के लोग हैं जो आपके साथ कंपटीशन में आएंगे, ताकि आप जो है अपना वेटेज बढ़ाइए, ताकि आप अपने आप को ज़्यादा मेहनत कीजिए पास होने के लिए। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी तभी, नहीं तो कोई अगर आप ये बिना जाने एग्ज़ाम में कूद पड़ते हैं तो शायद फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एक तो आपका फ्रेशअप रहेगा, फ्रेश कैंडिडेट हैं, यानी जिन्होंने सिंपली बीए पास किया है वो यहाँ पर तैयारी के लिए आते हैं, वो नए नए एनर्जेटिक होते हैं और जो कि उनकी कैपेसिटी पढ़ने की कुछ ज़्यादा ही होती है और कुछ अलग ही ललक होती है। तो ये आपके साथ कंपटीशन में रहेंगे। दूसरा रहेंगे, आप किस कैटेगरी के हैं उसके अनुसार से आप चूज़ कर लीजिएगा। जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, पुराने हो चुके हैं, पास नहीं किए हैं कोई चीज़। फिर तीसरे तरह के लोग होंगे जो कि पास करके बैठे हैं, पीटी पास करके बैठे हैं, मेंस पास करके बैठे हैं, रिजल्ट उनका नहीं हुआ है, वह कैंडिडेट रहेंगे। फिर चौथा जो आपका कैटेगरी रहेगा वो फिर वर्किंग के लिए रहेगा। वर्किंग भी एक तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्गली टक्कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि उनको अपना नौकरी चेंज करना होता है या फिर वो अपलिफ्ट के चक्कर में रहते हैं। यानी कि जो जिस स्थिति में है, अगर उन अपनी स्थिति उनका लेवल नीचे है तो अपना लेवल ऊपर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यह भी आपके साथ कंपटीशन में आएंगे। फिफ्थ है वुमेन का अलग से। मैंने वुमेन को अलग से क्यों लिया, क्योंकि इनका 35% तो अलग से है ही क्षैतिज आरक्षण, जो कि ऑल ओवर इंडिया वाले वुमेन का है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सिर्फ बिहार वाले वुमेन्स के लिए है, नहीं, ऑल ओवर इंडिया। यानी कि अगर कोई दूसरे स्टेट का भी वुमेन अगर इसमें परीक्षा में आती है तो उनको ये फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये 35% से अगर ओवर हो रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ये तो सब कैटेगरी में फिर अपने अपने कैटेगरी में जाएंगे। एक तो वुमेन कैटेगरी मिल गया, उसके बाद फिर वो अपने कैटेगरी में आएंगे। जैसे मान लीजिए कोई एससी कैंडिडेट की वुमेन है तो उन्होंने क्या, पहले उनको 35% कोटा मिलेगा। अगर वो 35% में नहीं हो पाए तब फिर उनका SC ST का भी कोटा मिलने वाला। इस तरह से वो भी आपके साथ फिर बाद में कंपटीशन में आएंगे। फिर छठा जो है एक सर्विसमैन का है। एक सर्विसमैन जो है वो भी अपना जब नौकरी छोड़ देते हैं, जब उनका एज रिलैक्सेशन मिलता है तो वह उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, जो कि वो फोकस होकर इसमें पड़ जाते हैं। तो ये भी आपको एक अच्छा खासा कंपटीशन देने वाले थे। इतने तो एक सबसे स्पेशल कैटेगरी होती है दोस्तों, जो कि स्टेट PCS वाले को सबसे कड़ी टक्कर देती है, वह है UPSC फेल्ड। जो भी UPSC फेल्ड कैंडिडेट है वो 32 ईयर्स के बाद जनरल या फिर जो कैटेगरी वाले सब इसके बाद स्टेट PCS में आते हैं और वो बहुत ही कड़ी तगड़ी टक्कर देते हैं। यानी कि उनका एक्सपीरियंस जो होता है, जो भी 5-6 साल 7 साल 8 साल का होता है, फिर वह स्टेट PCS में लगाते हैं। तो आप देखिए आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम की तैयारी में आने से पहले इन सब को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी में आइए, ताकि आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं आप समझिए और उसी तरह की फिर स्ट्रेटजी बनाइए, उस तरह का मेहनत कीजिए और इससे आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कितना है और आपको कितना लेवल तक आगे बढ़ाना है, ताकि इस एग्ज़ाम को क्रॉस कर सके, यानी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए कर सके। आपको सिर्फ पीटी नहीं पास करना है या मेंस नहीं पास करना है, आपको टोटल मेरिट लिस्ट में आना है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए भी आप आगे की स्ट्रेटजी बनाइए। आशा करता हूँ कि यह बीपीएससी का जो मैंने असेसमेंट किया है वो अच्छा ही लगा होगा, जो कि थोड़ा सा आप अलग पर्सपेक्टिव से भी आपने यहाँ पर देखा है। इस तरह से मैं और पीटी का अलग से स्ट्रेटजी लाने वाला हूँ, मेंस का अलग से लाने वाला, ये सब रियलिटी बेस्ड पर रहेगा, क्योंकि मैंने खुद भी तैयारी किया है
तो इसलिए ये सब जो स्टडी रहेगी वो मेरे रिलेटिव बेस रहेगी, ये कोई कोचिंग से प्रमोटेड नहीं है। तो इस तरह से लगे रहिए हमारे वीडियो में, साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ में लगे रहिए। अभी के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।